नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती, नामीबिया मैच में खेलना संदिग्ध। पाकिस्तान का यू टर्न, T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलेगा मुकाबला। हैंडबॉल प्रो लीग के दूसरे दिन 4 रोमांचक मुकाबले। 2047 विजन पर फोकस, पटियाला में कोचिंग सिस्टम पर बड़ा मंथन। एशियन लैक्रोस गेम्स में भारत का डबल गोल्ड, इतिहास रचा। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद यू टर्न लेते हुए खेलने का फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ आईसीसी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक बार फिर ये दिखा दिया है कि कैसे राजनीति और खेल आमने सामने हैं। ग्यारह फरवरी 2026 से पहले का ये सप्ताह क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बहिष्कार करने का निर्देश दिया, ये कहते हुए कि भू राजनीतिक हालात इसकी अनुमति नहीं देते। ये फैसला अभूतपूर्व था। भारत पाकिस्तान मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है और इसी मैच पर टिका है अरबों डॉलर का ब्रॉडकास्ट सौदा। अगर ये मैच रद्द होता तो आईसीसी और सह मेजबान श्रीलंका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। संकट की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने उनकी मांग ठुकरा दी और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच से हटने की धमकी दी। क्रिकेट के गलियारों में इसे खेल से ज्यादा सियासी दबाव की रणनीति बताया गया। आलोचकों ने कहा, आईसीसी नियम लागू करने के बजाय दबाव में बातचीत करता नजर आया। इसके बाद शुरू हुआ बैकडोर डिप्लोमेसी का दौर। लाहौर में आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच कई दौर की बातचीत हुई। श्रीलंका और यूएई ने भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यहाँ तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने आदेश जारी किया कि 15 फरवरी को कोलंबो में टीम मैदान पर उतरेगी। आईसीसी ने इसे क्रिकेट की भावना की जीत बताया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश को किसी तरह की सजा नहीं मिली, बल्कि भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार सौंपा गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ आश्वासन दिए गए, जिनका खुलासा वर्ल्ड कप के बाद होगा। क्रिकेट बच गया, लेकिन क्या उसकी साख सुरक्षित है? तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, लेकिन इस पूरे विवाद ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राजनीति का प्रभाव अब भी गहरा है। अब निगाहें 15 फरवरी पर होंगी, जब कोलंबो में सिर्फ 2 टीमें नहीं, बल्कि खेल की साख भी मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पेट के संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं और नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में उनका खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तबीयत बिगड़ने से टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पेट में संक्रमण और तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ड्रिप भी चढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ मैच से पहले ही अस्वस्थ थे, लेकिन मैच खेलने के बाद उनकी हालत और खराब हो गई। उस मुकाबले में वो गोल्डन डक पर आउट हुए और फील्डिंग के लिए मैदान पर भी नहीं उतरे। उनकी जगह संजू सैमसन ने पूरे मैच में फील्डिंग की, जबकि अभिषेक पोस्ट मैच हैंडशेक में भी नजर नहीं आए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम के अभ्यास सत्र में भी वो शामिल नहीं हुए। इधर नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को होने वाले मुकाबले से पहले वॉशिंगटन सुंदर टीम से जुड़ गए हैं। अब सभी की नजरें अभिषेक की फिटनेस अपडेट पर टिकी हैं। अगर अभिषेक शर्मा समय पर फिट नहीं हो पाते हैं, तो टीम इंडिया को ओपनिंग संयोजन में बदलाव करना पड़ सकता है।
नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से पहले ये खबर टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी हैंडबॉल प्रो लीग का आज दूसरा दिन रहा, जहां खेल के रोमांच ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आज कुल 4 मुकाबले हुए, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला मैच शामिल रहे। 10 फरवरी को भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हुई ये लीग अब भारतीय हैंडबॉल इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है। हैंडबॉल प्रो लीग के दूसरे दिन खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह चरम पर नजर आया। आज खेले गए 4 मुकाबलों में 2 पुरुष और 2 महिला टीमों ने दमदार प्रदर्शन किया। ये लीग भारत की पहली संयुक्त प्रोफेशनल हैंडबॉल लीग है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। देश भर से चुने गए लगभग 200 शीर्ष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जो इसे भारत में हैंडबॉल के विकास के लिए एक बड़ा मंच बनाता है। 50 लाख रुपए की कुल पुरस्कार राशि, जिसमें 36 लाख रुपए नकद पुरस्कार शामिल हैं, खिलाड़ियों के उत्साह को और बढ़ा रही है। इस लीग से युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल को मुंबई टीम का ब्रांड एम्बेसडर और सह मालिक बनाया गया है, जिससे लीग को ग्लैमर और नई पहचान मिली है। फैंस रोजाना दोपहर 2 बजे से डीडी स्पोर्ट्स पर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। हैंडबॉल प्रो लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारतीय हैंडबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की पहल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबलों में कौन सी टीम बाजी मारती है। भारत को 2047 तक दुनिया के टॉप 5 खेल देशों में शामिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अब जमीन पर उतारने के लिए फोकस सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि क्वालिटी कोचिंग सिस्टम पर भी है। इसी दिशा में पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में एक अहम और बड़ा मंथन हुआ, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने भारत के स्पोर्टिंग फ्यूचर को लेकर अहम सुझाव दिए। देखिए रिपोर्ट। पटियाला के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में शुक्रवार और शनिवार को आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रासरूट्स टू ग्रेटनेस, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड एथलीट डेवलपमेंट में भारत के खेल भविष्य को लेकर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने एक स्वर में इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत को 2047 तक दुनिया के टॉप 5 खेल राष्ट्र में शामिल होना है, तो क्वालिटी कोच डेवलपमेंट सबसे अहम कड़ी है। सम्मेलन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने एक स्वर में इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत को 2047 तक दुनिया के टॉप 5 खेल राष्ट्रों में शामिल होना है, तो क्वालिटी कोच डेवलपमेंट सबसे अहम कड़ी है। ये सम्मेलन खेल प्राधिकरण के अधीन एशिया के सबसे बड़े खेल संस्थान NSNIS पटियाला में आयोजित किया गया, जिसमें 600 से अधिक उभरते कोच, खिलाड़ी, खेल वैज्ञानिक, प्रशासक और छात्र शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन किया केंद्रीय खेल सचिव और साई के महानिदेशक हरि रंजन राव ने, जिन्होंने भारत में वैज्ञानिक और दीर्घकालिक एथलीट डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत पर जोर दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उज्बेकिस्तान, तुर्की, जर्मनी और ब्रिटेन से आए नामी विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। इन विशेषज्ञों ने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट और ओलंपिक लेवल तैयारी जैसे विषयों पर व्यवहारिक रणनीतियां सामने रखी। वरिष्ठ साई कोचों और अधिकारियों ने भी जमीनी अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे शुरुआती उम्र में प्रतिभा की पहचान कर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जा सकता है। 1961 में स्थापित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान अब तक देश को 17 पद्मश्री, 12 द्रोणाचार्य, 17 खेल रत्न और 175 अर्जुन पुरस्कार विजेता दे चुका है। ये सम्मेलन भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत के खेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खेले गए एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक कभी नहीं हुआ। पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों ने गोल्ड जीतकर एशिया में भारत की ताकत का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि ओलंपिक सपने की ओर बढ़ता भारत का मजबूत कदम है। रियाद की धरती और इतिहास रचता भारत 1 से 5 फरवरी 2026 के बीच आयोजित एशियन लैक्रोस गेम में भारत ने एशिया को साफ संदेश दे दिया
कि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि दावेदार है। पुरुष वर्ग के फाइनल में भारतीय टीम ने इराक को 9-2 से हराकर दमदार प्रदर्शन किया। कप्तान अनुदीप रेड्डी के नेतृत्व में टीम ने रणनीति, मजबूत डिफेंस और सटीक फिनिशिंग का शानदार नमूना पेश किया। मैच की पहली सीटी से लेकर आखिरी पल तक भारत का दबदबा साफ नजर आया। महिला वर्ग में भी कहानी कुछ अलग नहीं रही। कप्तान सुनीता मीना की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 22-5 से शिकस्त देकर फाइनल को एक तरफा बना दिया। डबल गोल की ये ऐतिहासिक सफलता भारतीय लैक्रोस के लिए मील का पत्थर है। खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ सभी की वर्षों की मेहनत आज एशिया के मंच पर चमकी। एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में भारत का दबदबा ओलंपिक क्वालिफिकेशन की दिशा में एक मजबूत नींव है। ये जीत सिर्फ मेडल नहीं बल्कि उस बदलाव का संकेत है जहां भारत अब भागीदारी से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंच चुका है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात सोशल मीडिया पर छाए टीम इंडिया वुमेन्स के पॉजिटिव मूड की। बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंची भारतीय महिला टीम पूरी तरह से रिलैक्स और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ऑल फॉर्मेट सीरीज से पहले टीम इंडिया के चेहरे पर मुस्कान, हंसी मजाक और गुड वाइब्स साफ दिख रही है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से टीम होटल तक हर फ्रेम में जोश और एकजुटता झलक रही है। फैंस इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। टीम इंडिया रेडी है, चैलेंज बड़ा है लेकिन आत्मविश्वास उससे भी बड़ा है। How was the 24 hours for you creating the second history? Very hectic, I would say, but worth it. We had a lot of fun, but now back to national duties. Where to See you them? in Australia. Good day, mate. For the ferry. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलेंगे खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 11 फरवरी 1990 बॉक्सिंग इतिहास का वो दिन जिसने पूरी खेल दुनिया को चौंका दिया। जापान के टोक्यो में खेले गए मुकाबले में 42-1 के अंडरडॉग माने जा रहे जेम्स बस्टर डगलस ने अजय समझे जाने वाले माइक टाइसन को नॉकआउट कर दिया। आयरन माइक टाइसन, जो इस मुकाबले से पहले 37-0 के रिकॉर्ड के साथ रिंग में उतरे थे, अपने करियर की पहली हार झेलते नजर आए। डगलस ने 10वें राउंड में टाइसन को नॉकआउट कर WBC, WBA और IBF तीनों हैवीवेट खिताब अपने नाम कर लिए। डगलस ने असाधारण जज्बा दिखाया और अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज भी इस मुकाबले को बॉक्सिंग इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। ला लिगा में विलारियल ने एस्पेनियोल को 4-1 से हराकर अंक तालिका में तीसरे स्थान की रेस को और रोमांचक बना दिया है। जॉर्जेस मिकाउताडजे, निकोलस पेपे और अल्बर्टो मोलेरो के गोलों के साथ जोसे सालिनास का आत्मघाती गोल भी विलारियल के पक्ष में गया। इस जीत के साथ विलारियल के अब 45 अंक हो गए हैं, जो एटलेटिको मैड्रिड के बराबर है। हालांकि बेहतर गोल अंतर के कारण एटलेटिको तीसरे स्थान पर कायम है। स्पेनियोल के लिए लियांड्रो काब्रेरा का देर से आया गोल सिर्फ सांत्वना भरा रहा। अब शीर्ष 4 की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम के खिलाफ आखिरी पलों में 1-1 से ड्रॉ खेलकर एक महत्वपूर्ण अंक बचा लिया। लंदन स्टेडियम में खेले गए ये मुकाबले में यूनाइटेड की जीत की लय थमती दिख रही थी, लेकिन सब्स्टिट्यूट बेंजामिन सेस्को ने 96 मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया।
इस परिणाम के बाद यूनाइटेड 45 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। वेस्ट हैम 24 अंकों के साथ रेलीगेशन जोन में सिर्फ 2 अंक दूर है। यह अंतरिम मैनेजर माइकल कैरिक की पहली अंक गंवाने वाली रात रही। स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी जीत के करीब पहुंचकर भी 3 अंक हासिल नहीं कर सकी। 2-0 की बढ़त लेने के बाद लीड्स यूनाइटेड ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 2-2 से बराबर कर लिया। चेल्सी इस सीजन में जीत की स्थिति से अब तक 17 अंक गंवा चुकी है, जिनमें से 15 घरेलू मैदान पर आए हैं। इंजरी टाइम में पाल्मर का गोल चूकना चेल्सी के लिए भारी पड़ा। ड्रॉ के बाद चेल्सी 5वें स्थान पर है, जबकि लीड्स 15वें पायदान पर पहुंच गया है। पूर्व यूएस ओपन चैंपियन मरीन चिलिच ने एटीपी टूर में 600 करियर जीत का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। डेलिस ओपन में अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टिएन को हराकर 37 वर्षीय चिलिच इस खास क्लब में शामिल हुए। 2 घुटनों की सर्जरी के बाद वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन चिलिच ने संघर्ष जारी रखा। सक्रिय खिलाड़ियों में वो इस उपलब्धि के साथ नोवाक जोकोविक के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ये उपलब्धि उनके समर्पण, अनुशासन और जज्बे की मिसाल है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर में भारत के सुमित नागल को ब्रिटेन के फेलिक्स गिल के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले सेट में 0-5 से पिछड़ने के बाद नागल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन मैच रोमांचक बना रहा। वहीं सिद्धार्थ रावत ने 5वीं वरीयता प्राप्त रियो नोगुची को हराकर उलटफेर किया। शशि कुमार मुकुंद ने भी नितिन कुमार सिन्हा को मात दी। घरेलू कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्साहजनक संकेत दे रहा है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का निमंत्रण दिया। शादी समारोह 3 मार्च से शुरू होकर 5 मार्च को संपन्न होगा। सचिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और फैंस ने युवा जोड़े को शुभकामनाएं दी। T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान ने 191 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए, जबकि शादाब खान ने गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ उतरते हुए 16 ओवर स्पिनरों से कराए और 7 विकेट स्पिन के जरिए हासिल किए। ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत है। इंग्लैंड टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने चेहरे की चोट के बाद सफल सर्जरी की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। एशेज में 1-4 की हार के बाद स्टोक्स इंग्लैंड लौट चुके हैं। उन्होंने टेस्ट कप्तानी जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन ईसीबी की समीक्षा के बाद ही उनके भविष्य पर अंतिम फैसला होगा। T20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हसरंगा को हैमस्ट्रिंग चोट लगी है, जबकि ब्रेसवेल की पिंडली की समस्या फिर उभर आई। दोनों टीमों ने उनके स्थान पर विकल्प खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। इन चोटों से टीम संतुलन पर असर पड़ सकता है। नई दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की आकृति दहिया ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 354.2 के स्कोर के साथ ये उनका पहला व्यक्तिगत एशियाई पदक है। अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक जीता, जबकि कजाकिस्तान की सोफिया शुल्जेंको ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता। भारत की कुल पदक संख्या अब 18 हो चुकी है, जिसमें 8 स्वर्ण शामिल हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में कुछ खास बातें। आज भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास के एक महान नायक गुरबख्श सिंह का जन्मदिन है। 11 फरवरी 1936 को जन्मे गुरबख्श सिंह उस भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे जिसने 1964 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने 1966 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और 1968 मेक्सिको ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाली टीम में भी अहम भूमिका निभाई। 1968 ओलंपिक में वो भारतीय टीम के संयुक्त कप्तान रहे। खिलाड़ी के बाद कोच के रूप में भी गुरबख्श सिंह ने देश की सेवा की और 1976 ओलंपिक में भारतीय टीम के कोच रहे। भारतीय खेलों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1966 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आज टेनिस जगत के शीर्ष खिलाड़ियों में शुमार डैनियल मेदवेदेव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 11 फरवरी 1996 को जन्मे मेदवेदेव ने आधुनिक टेनिस में अपनी अलग पहचान बनाई है। एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके मेदवेदेव ने 2021 यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और नोवाक जोकोविक के ग्रैंड स्लैम सपने को तोड़ा। वो 2020 एटीपी फाइनल्स चैंपियन भी रहे हैं और अब तक 22 एटीपी सिंगल्स खिताब अपने नाम कर चुके हैं। 2022 में वो लगभग 2 दशकों में बिग 4 के बाहर वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले पहले खिलाड़ी बने। पावर, रणनीति और मानसिक मजबूती मेदवेदेव को टेनिस की नई पीढ़ी का मजबूत स्तंभ बनाती हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।